स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने संज्ञा अध्याय पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के पेपर के डिस्कशन की वीडियो आपने देखी होगी। और जो जो टॉपिक अभी तक हमने किए हैं, यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न जो हमने उदाहरण बताए, जो चीज़ें बताई, उनसे बिल्कुल भी बाहर नहीं थे। ऐसे कि ऐसे आपको प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले। अब आज की इस वीडियो क्लास में हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि है आपका सर्वनाम। तो हमारा नया अध्याय है सर्वनाम। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि आखिर सर्वनाम होता क्या है, इसकी परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो परिभाषा कहती है सर्वनाम की कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण जैसे राम आम खाता है। तो देखिए, यहाँ पर राम भी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, लेकिन हमने राम के स्थान पर प्रयुक्त लिया वह आम खाता है। तो यह क्या थी? यह आपकी संज्ञा थी राम, और इसके स्थान पर प्रयुक्त दिया गया क्या? वह। तो यह क्या हो गया? यह आपका सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। फिर और एक उदाहरण देखते हैं, राम आम को छीलकर खाता है। तो देखिए, यह क्या लिखा है? राम आम को छीलकर खाता है। यहाँ पर हमने लिखा है वह उसे छीलकर खाता है। तो देखिए, यहाँ पर राम और आम ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपकी संज्ञाएं हैं। अब यदि आप यहाँ वाक्य में देखेंगे तो राम के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है वह, जो कि सर्वनाम है, और हमने पिछले उदाहरण में भी देखा। फिर आम के स्थान पर उसे, वह उसे छीलकर खाता है। उसे यानी किसको? आम को। तो यहाँ पर आम एक संज्ञा है, उसके स्थान पर क्या प्रयुक्त किया गया है? उसे। तो यह क्या हुआ? यह भी आपका सर्वनाम हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? पहली चीज़, सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें आपने उदाहरण से भी देखा। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? सर्वनाम का कार्य क्या होता है। क्या बात करेंगे कि सर्वनाम का कार्य क्या होता है। तो देखिए, इसका कार्य होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति, अर्थात पुनरुक्ति को रोकना। यानी कि बार बार हमें किसी संज्ञा का प्रयोग करना पड़े। जैसे कि रमेश सुबह घर से निकला, फिर रमेश घर उदाहरण देखते हैं, रमेश सुबह घर से निकला, फिर रमेश विद्यालय पहुंचा, फिर रमेश ने अपनी कक्षाएं ली, उसके बाद रमेश घर वापस आ गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? रमेश एक संज्ञा है, उसकी बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति, यानी कि उसे बार बार प्रयोग में लेना पड़ रहा है। इसकी जगह हम क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो देखिए, इसे भी देखते हैं उदाहरण को। रमेश सुबह घर से निकला, फिर वह विद्यालय पहुंचा, उसने वहाँ अपनी कक्षाएं ली और वह वापस घर आ गया। तो देखिए, यहाँ पर हमें बार बार रमेश का प्रयोग नहीं करना पड़ा, यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को यहाँ पर सर्वनाम से रोक लिया गया। तो यह क्या है? यह सर्वनाम का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दो चीज़ों पर चर्चा की। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है परिभाषा सर्वनाम की। क्या? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। उदाहरण हमने देखे थे। पहला उदाहरण था राम आम खाता है। यहाँ पर राम संज्ञा थी, अब हमने इसको सर्वनाम कैसे देखा इसका? तो देखिए, वह आम खाता है। तो राम के स्थान पर किसका प्रयोग? वह का प्रयोग। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। फिर हमने एक और उदाहरण देखा था। कौन सा? राम आम को छीलकर खाता है। यहाँ पर इस वाक्य को हमने जब अलग तरह से लिखा, वह उसे छीलकर खाता है। तो देखिए, राम और आम दोनों संज्ञाएं थीं, फिर वह और उसे राम और आम के स्थान पर प्रयुक्त हुए। तो ये क्या हो गए? ये दोनों आपके यहाँ पर सर्वनाम हो गए। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त लिए गए हैं।
यहाँ से आपको परिभाषा स्पष्ट हुई होगी काफ़ी अच्छे से। फिर दूसरी हमने बात यहाँ पर करी, संज्ञा में सर्वनाम का कार्य क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम का कार्य हमने क्या बताया, संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात पुनरुक्ति को रोकना, यह सर्वनाम का कार्य है। कैसे, तो हमने उदाहरण लिया था एक, जैसे कि यदि कहा जाए रमेश सुबह विद्यालय के लिए निकला, फिर रमेश ने अपनी कक्षाएं ली, उसके बाद रमेश वापस घर आ गया, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है आपकी रमेश, और इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कैसे, रमेश सुबह विद्यालय के लिए निकला, वहाँ उसने अपनी कक्षाएं ली और वह वापस घर आ गया, तो उसने वह इन्होंने क्या किया, इन्होंने संज्ञा की पुनरावृत्ति, रमेश की पुनरावृत्ति को यहाँ पर रोकने का कार्य किया। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, यहाँ तक की जो हमने बात की है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पर। तो देखते हैं क्या कहता है नोट, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए नोट कह रहा है, सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी शब्द होते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वनाम जो हैं वे भी जिस प्रकार से संज्ञा विकारी थी, जिसमें क्या हो रहा था, लिंग वचन कारक इनके साथ संज्ञा में परिवर्तन आ रहा था, उसी प्रकार से सर्वनाम में भी इन्हीं के व्याकरणिक कोटियों के हिसाब से परिवर्तन होता है, या सर्वनाम का प्रयोग इन व्याकरणिक कोटियों के अनुसार किया जाता है। तो यह आपका पहला नोट है कि सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी शब्द होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, देखिए एक और नोट यहाँ पर दिया गया है। दूसरा नोट क्या कहता है, और यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको जो हमने ऊपर नोट पर चर्चा की है वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यह क्या कहता है, संज्ञा के मूल रूप में व्याकरणिक कोटियों लिंग वचन कारक द्वारा विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा की हमने जब संज्ञा अध्याय में बात की थी तो वहाँ हमने यह चर्चा की थी कि उस संज्ञा के मूल रूप में जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं लिंग वचन कारक, उनके द्वारा विकार उत्पन्न होता है, जबकि सर्वनाम के मूल रूप में व्याकरणिक कोटियों वचन पुरुष और कारक द्वारा विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है, संज्ञा में तो किनके कारण विकार उत्पन्न हो रहा था, लिंग वचन कारक, लेकिन सर्वनाम में वचन पुरुष और कारक इनके द्वारा विकार उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अपने तीसरे नोट पर, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा नोट क्या कहता है आपसे, सर्वनाम शब्दों में लिंग भेद नहीं होता। अर्थात क्या है, सर्वनाम जो शब्द हैं उनका कोई भी लिंग नहीं होता। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द और पद में शब्द अकेला होता है, लेकिन जब उस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वह क्या बन जाता है, वह आपका पद बन जाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर, अर्थात सर्वनाम पद के रूप में प्रयोग होने पर लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। तो देखिए यह क्या कह रहा है आपसे, तीसरा नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द हैं, उनका कोई भी लिंग नहीं होता है। जैसे कि अकेला वह, यह, मैं, उसे, इनका कोई भी लिंग नहीं होता है शब्दों का। लेकिन जब आप इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो शब्द क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं पद। और जब ये पद बन जाते हैं सर्वनाम पद, तो इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। वह हम उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, मैं आज फिल्म देखने जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका मैं जो है वह है आपका पुल्लिंग। यह आपको कैसे पता लगा, तो यहाँ पर जाऊँगा
यहाँ पर जाऊँगा जो है वह आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर पुल्लिंग की बात हो रही है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है मैं खाना खाऊंगी, तो यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर मैं है आपका स्त्रीलिंग। यह आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर खाऊंगी का प्रयोग किया गया है जो कि दिखा रहा है कि स्त्रीवाचक है, तो यहाँ से आप पता करेंगे। यदि सिर्फ मैं लिखा जाए, अकेला मैं है, तो इसका कोई लिंग नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैं अकेला, यदि अकेला है तो। लेकिन यदि वाक्य में प्रयोग कर लिया, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर अकेला मैं आपका हो जाता है सर्वनाम शब्द। लेकिन वाक्य में प्रयोग होते ही यह क्या हो गया, यह हो गया आपका सर्वनाम पद। और हमने बात की थी कि पद, सर्वनाम पद जो है उसका लिंग निर्धारण किससे होता है, उसका लिंग निर्धारण होता है आपके क्रियापद से। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या किया है, परिभाषा देखी है, क्या काम होता है सर्वनाम का वह देखा है, और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट हैं उन पर चर्चा की है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने परिभाषा देखी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, संज्ञा की पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति को रोकना। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण नोटों पर चर्चा की, जिसमें पहला क्या कहता है, पहला कहता है सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनमें भी व्याकरणिक कोटियों के साथ विकार आता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। क्या होता है, व्याकरणिक कोटियों के साथ विकार जिनमें आए वे क्या होते हैं, वे आपके होते हैं विकारी शब्द। तो हमें याद रखना है कि जो आपके सर्वनाम हैं वे भी क्या हैं, संज्ञा की तरह विकारी शब्द हैं। इनमें भी व्याकरणिक कोटियों के साथ विकार होता है, अपना रूप परिवर्तन यह व्याकरणिक कोटियों के अनुसार कर लेते हैं। फिर हमने बात की आपके दूसरे नोट की। दूसरा नोट क्या कहता है कि संज्ञा के मूल रूप में व्याकरणिक कोटियों लिंग, वचन, कारक द्वारा विकार उत्पन्न होता है, जबकि सर्वनाम का जो मूल रूप है उसमें व्याकरणिक कोटियों कौन कौन सी, वचन, पुरुष और कारक द्वारा विकार उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ पर यह चीज़ याद रखनी है कि संज्ञा में तो किससे विकार उत्पन्न हो रहा था, लिंग, वचन, कारक से। यहाँ पर आपका वचन पुरुष कारक, लिंग की जगह क्या आ जाएगा, पुरुष। इनके कारण क्या होता है, सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। फिर हमने चर्चा की आपका जो तीसरा नोट था, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या कहता है तीसरा नोट, तीसरा नोट आपसे कहता है कि सर्वनाम शब्दों में लिंग भेद नहीं होता। सर्वनाम शब्दों का क्या नहीं होता, कोई भी लिंग नहीं होता। यह पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर, अर्थात सर्वनाम पद के रूप में प्रयोग होने पर लिंग का निर्धारण किसके द्वारा, क्रियापद से होता है। लिंग का निर्धारण किससे होगा, जब वाक्य में सर्वनाम पद होगा तो उसका ये लिंग का निर्धारण होगा आपके क्रियापद से। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक जो हमने बात की है, उदाहरण भी हमने देखे थे। कैसे, तो देखिए पहला उदाहरण था मैं आज फिल्म देखने जाऊंगा। तो यहाँ पर यदि सिर्फ मैं लिखा हुआ है अकेला तो वह सर्वनाम शब्द है और उसका कोई लिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर लिया गया शब्द को, और शब्द को वाक्य में प्रयोग करते ही वह आपका पद हो जाता है, और यह सर्वनाम पद है। तो इसका लिंग निर्धारण कौन करेगा, क्रियापद। क्रियापद क्या है, जाऊंगा, यानी कि पुल्लिंग को दर्शा रही है। तो मैं यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। फिर इसी प्रकार से हमने दूसरा उदाहरण देखा था मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर क्या था,
तो देखिए यहाँ पर भी यह आपका सर्वनाम पद है और सर्वनाम पद के लिंग का निर्धारण क्रियापद करेगा। क्रियापद क्या है? खाऊंगी। तो यह क्या है? यह आपका स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसके द्वारा मैं जो है वह भी क्या हो जाएगा? वह भी आपका स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमने बात की है वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे किस पर? सर्वनाम के भेदों पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद। तो हमें याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? तो देखिए सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के भेदों की। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। नाम हमें याद रखने हैं कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी भेदों की एक एक करके विस्तार में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा भेद क्या कहता है, उसके उपभेद कितने हैं और उन उपभेदों पर भी हम विस्तार में चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी सर्वनाम के भेदों पर। कितने भेद हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? नाम याद रखने हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भेद की। कौन सा है? सबसे पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम चर्चा करेंगे किस पर? पुरुषवाचक सर्वनाम पर। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? इनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले अर्थात वक्ता या लेखक, सुनने या पढ़ने वाले अर्थात श्रोता या पाठक अथवा अन्य किसी के लिए किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? ये वे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले अर्थात वक्ता या लेखक, सुनने या पढ़ने वाले अर्थात श्रोता या पाठक अथवा अन्य किसी के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण मैं, तू, आप, वह आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब यदि हम बात करें तो देखिए आगे हम चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेदों पर। कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं 3 भेद। कौन कौन से? यदि इनकी बात करें तो देखिए सबसे पहला है आपके पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? तो देखिए दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है आपके पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तक जो हमने बात की है उसे एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है सबसे पहले सर्वनाम के भेदों की। कितने? वो आपके 6 भेद। कौन कौन से? नाम हमने देख लिए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आपका था संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम भेद था निजवाचक सर्वनाम। फिर हमने सबसे पहले जो भेद है उसकी चर्चा करी पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें हमने परिभाषा देखी थी और परिभाषा क्या कहती है पुरुषवाचक सर्वनाम की कि इनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले अर्थात बोलने वाला कौन हुआ? वक्ता या लेखक, इसके अलावा सुनने या
पढ़ने वाले अर्थात सुनने वाला श्रोता या पढ़ने वाला पाठक अथवा अन्य किसी के लिए किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है कि इनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक, सुनने या पढ़ने वाले यानी श्रोता या पाठक या फिर किसी अन्य के लिए किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखे, मैं, तू, आप, वह। तो देखिए यहाँ पर मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तू दूसरे किसी व्यक्ति के लिए यानी कि जो सुन रहा है श्रोता या पाठक उसके लिए, आप भी श्रोता या पाठक के लिए, वह किसी और अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया जा रहा है। तो हमें क्या याद रखना है कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम किस किस के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यह प्रयोग में लिया जाता है वक्ता या लेखक के लिए। किसके लिए? वक्ता या लेखक के लिए। और किसके लिए? फिर यह प्रयोग में लिया जाता है आपके श्रोता या पाठक के लिए या फिर किसी अन्य के लिए। इनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने बात की कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कुछ उपभेद हैं। कितने हैं? तो उसके हैं 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद हैं हमने उन पर बात करी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये इनके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पर हम आपके कारक अध्याय में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले विस्तार में इसके पहले उपभेद की। पहला उपभेद कौन सा है? तो पहला है आपके पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम हैं इनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक के लिए अर्थात वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता हो उन्हें आप क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कि इनका प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक अर्थात वक्ता या लेखक जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करता हो उन्हें आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं कैसे। तो देखिए पहला उदाहरण है, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वक्ता ने अपने नाम की जगह मैं का प्रयोग किया है। तो वक्ता यहाँ पर स्वयं के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। तो यह क्या हुआ? यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने केला खाया है। तो यहाँ पर यह वक्ता या लेखक किसके लिए कह रहा है? स्वयं के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ? मैंने आपका हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे यानी किसके? लेखक या वक्ता जो है अपने लिए इसका प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे क्या होगा? यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर मुझको गांव जाना है। तो यह किसके लिए कहा जा रहा है? वक्ता स्वयं के लिए या लेखक स्वयं के लिए किसका प्रयोग? मुझको का प्रयोग। तो यह क्या होगा? यह होगा आपका क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप यदि बात करें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इनका प्रयोग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं को उत्तम मानता है। तो जब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए तो वह क्या होगा? वह होगा आपका क्या? वह होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या चर्चा की है? यहाँ पर हमने बात की है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। और उसमें हमने क्या देखा? तो देखिए इसमें हमने देखा कि इनका प्रयोग किसके लिए? बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक अर्थात
वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिनका प्रयोग करता हो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण हमने देखे थे, जैसे कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर वक्ता ने स्वयं के लिए मैं का प्रयोग किया है, तो यह क्या हो गया? यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर दूसरा उदाहरण क्या था? मैंने केला खाया है, तो यहाँ पर जो वक्ता है वह क्या कह रहा है? उसने केला खाया है, और वक्ता स्वयं के लिए मैंने का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका मैंने जो है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यह आपको स्पष्ट हुआ होगा। फिर तीसरा उदाहरण क्या था? तो देखिए तीसरा उदाहरण था आपके पास, मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे जो है वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि जो वक्ता है या लेखक है उसने इसे स्वयं के लिए प्रयोग में लिया है। फिर हमने उदाहरण देखा था, मुझको गांव जाना है, तो यहाँ पर देखिए वक्ता ने स्वयं के लिए मुझको का प्रयोग किया, तो यह क्या हो गया? यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो गया। अब हम आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो वक्ता है या लेखक है वह स्वयं के बारे में बता रहा है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हम क्या हुआ? तो यहाँ पर हम आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि यह वक्ता या लेखक ने अपने लिए प्रयोग में लिया है। अगला उदाहरण है, हमने आम खाए, तो यहाँ पर हमने किसके लिए? वक्ता या लेखक के लिए प्रयोग में लिया गया है, इसलिए यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आपके पास अंतिम उदाहरण है, हमें गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पर किसे गाड़ी चाहिए? जो वक्ता है वह यह चीज़ कह रहा है कि उसे गाड़ी चाहिए, और वक्ता के लिए यहाँ पर हमें प्रयोग में लिया गया है, जो कि आपका क्या होगा? जो कि होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए इन उदाहरणों से आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ पर आपने उदाहरण देखे, फिर हमने यहाँ पर भी कुछ उदाहरण देखे। अब हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है आपकी अंतिम चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष में की। यहाँ पर आप किसकी चर्चा करेंगे? उत्तम पुरुष में की आप यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से कारक के साथ इसका वचन बदलता है वह हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यह आपके सामने एक सारणी है, इस सारणी में एक तरफ आपके कारक हैं, दूसरी तरफ एक वचन, और फिर उसका बहुवचन यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में का उत्तम पुरुष एक वचन में होता है मैं और मैंने, बहुवचन में हो जाता है इसका मैं का हम और मैंने का हमने। यह हम चर्चा आपके कारक अध्याय में भी कर चुके हैं, काफ़ी विस्तार में हमने वहाँ पर इस पर बात की थी, काफ़ी चर्चा वहाँ पर की थी, तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। और यदि आपने हमारे कारक अध्याय की जो क्लास है वह नहीं दी है तो आप पहले उसे भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमने बताया था कि अब जो आगे अध्याय आएंगे उनमें कारक का बहुत बार जिक्र होगा, चर्चा होगी, तो आपको कारक अध्याय पहले करना ज़्यादा उचित है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में मैं का एक वचन होता है मुझे और मुझको, वहीं इसका बहुवचन हो जाता है हमें और हमको। फिर तीसरा आपका आता है करण कारक। करण कारक में मैं का एक वचन है मुझसे, जो कि कारक चिन्ह के साथ है, और बहुवचन होता है हमसे। तो ये कारक चिन्हों के साथ चल रहे हैं, जो हम पहले ही क्या है, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कारक अध्याय में। फिर अगला है आपके पास कौन सा? तो चौथा है आपके पास संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसमें मैं का एक वचन मुझको और मेरे लिए, कारक चिन्ह क्या होता है के लिए। फिर
इसका बहुवचन क्या बनेगा, मुझको का बनेगा हमको, और मेरे लिए का बनेगा हमारे लिए। पांचवा आपका आता है अपादान कारक। इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में, जो कि आपको कारक अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया था। यहाँ पर हम इस अपादान कारक में एक वचन देखेंगे, मैं का क्या होगा, मुझसे, और इसका बहुवचन बनेगा हमसे। फिर संबंध कारक, संबंध कारक में रा री रे, तो देखिए मैं का एक वचन मेरा मेरी मेरे, बहुवचन बनेगा हमारा हमारी हमारे। इसी प्रकार से अंतिम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा, मैं और पर कारक चिन्ह होता है, तो मैं का एक वचन मुझ में और मुझ पर, इनका बहुवचन बनेगा हम में और हम पर। तो ये क्या है, उत्तम पुरुष में का एक वचन और बहुवचन है कारकों के साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बात करी, यहाँ पर हमने उत्तम पुरुष की चर्चा की है, उत्तम पुरुष में की, कारक के साथ उसका एक वचन और बहुवचन हमने देखा। पहला था आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक में इसका एक वचन होगा मैं और मैंने, जबकि बहुवचन क्या होगा, बहुवचन हम और हमने होगा। फिर हमने दूसरा कर्म कारक की यहाँ पर बात की। कर्म कारक में इसका एक वचन मुझे और मुझको। फिर इसका बहुवचन देखा, बहुवचन क्या था, मुझे का हमें और मुझको का हमको। फिर आपके पास था कौन सा, करण कारक। करण कारक में मैं का एक वचन मुझसे और बहुवचन बनेगा हमसे। फिर हमने क्या बात करी, फिर हमने बात करी आपके संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक का एक वचन मैं का क्या बना, मुझको और मेरे लिए, उसका बहुवचन हमको हमारे लिए। फिर आपके यहाँ पर अपादान कारक। अपादान कारक का मुझसे का बहुवचन हमसे। फिर संबंध कारक था। फिर संबंध कारक में क्या था, संबंध कारक में आपका मेरी मेरा और मेरे, जिनका बहुवचन हमारा हमारी हमारे बना। अंतिम आपका अधिकरण कारक, जिसमें मुझ में और मुझ पर एक वचन था, जिनका बहुवचन बना हम में और हम पर। तो ये थी आपके उत्तम पुरुष मैं की बात। अब हम इससे आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।